दोस्तों अब तक हम बात कर रहे थे कि एलॉन मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक करने वाला जो लड़का ट्विटर के ऊपर मौजूद था उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में उसको शैडो बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी रीच बिल्कुल खत्म कर दी गई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। किसी भी बंदे तक वो पहुंच ही नहीं पाता था, चाहे वो कितनी पोस्ट कर ले, उसके अकाउंट पर जाके ही आप उसको देख सकते थे। इस तरीके का सीन उसके साथ में कर दिया था। लेकिन अब जब ये सारी न्यूज़ वायरल हो गई तो इसको कहा गया कि अब तो परमानेंटली ही निकल ले ट्विटर के ऊपर से, इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया है। अब कोई छुपा रुस्तम वगैरह वाली चीज़ नहीं है कि शैडो बैन करके क्या है, पूरा खुल्लम खुल्ला बैन किया गया कि सुनने को तो वैसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है, तो पूरा ही बैन कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके 30 अकाउंट और ट्विटर पे से बैन किए गए हैं जो कि दूसरे सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट जेट को ट्रैक करने के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, या किम कार्दाशियन हो गया, या फिर इसी तरीके के दूसरे सेलिब्रिटीज़ हो गए जिनके प्राइवेट जेट्स को भी ये ट्रैक किया करता था ट्विटर के ऊपर। लेकिन इस बंदे ने कहा है कि भैया मैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर ट्रैक करता रहूंगा, चाहे मुझे कुछ ही कर लो, दूसरों पे तो तुम्हारा हक नहीं चलता ना, वहां तो तुमने बाय नहीं कर रखा, तो मैं वहां ट्रैक कर लूंगा। और इसी के साथ साथ उन लोगों के ट्विटर को भी बैन किया जा रहा है जो कि इस बंदे के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक शेयर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर से। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट ने करीबन 27,000 स्मार्टफोन सीज कर रखे हैं वीवो के, जो कि करीबन 15 मिलियन के थे, जिसकी वजह से चाइनीज स्टेट मीडिया काफी ज्यादा भड़की हुई है इंडिया की इस प्रैक्टिस के ऊपर। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भैया इंडिया को भी कुछ लेजिमिट राइट देने चाहिए वीवो को, ताकि कुछ उनके इंटरेस्ट में भी बात हो। सारी की सारी अपने इंटरेस्ट के लिए ही बात कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, और इसी के साथ साथ इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट इन्होंने बना रखा है चाइना के प्रति, वो इनकी रेपुटेशन को डाउन करता है। जबकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है भैया, टैक्स इन्वेजन का मामला है, ओप्पो पकड़ा गया, वीवो पकड़ा गया, शाओमी पकड़ा गया, तो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन यहाँ पर चाइना वाले यही कहते हैं कि भैया हमसे कुछ है इनकी खुंदस, हमारे 300 चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया, इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड वीचैट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पर, और भी ज़्यादा एप्लीकेशन पॉपुलर है। लेकिन फिर भी चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन करने के बाद में अब ये चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के पीछे पड़ चुके हैं। तो भैया उनकी पूजा करें, टैक्स इन्वेजन का मामला है, पैसे इधर के उधर कर डाले, कुछ दिया नहीं बल्कि सारा का सारा चाइना को भेज दिया। तो यहाँ पर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की तो बात छोड़ो, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें ये खुद प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी इलीगल थी इंडिया के अंदर। और ये जो 27,000 फ़ोन पकड़े गए हैं इसी वजह से पकड़े गए हैं कि इनकी वैल्यू कम बताई गई थी जब ये ज़्यादा वैल्यू के फ़ोन थे। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से छूट ही जाएंगे। और रही बात इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वो तो भैया आपकी होती है यहाँ पर स्मार्टफोन बेच के। दोस्तों दुबई ने अपनी छवि कुछ इस तरीके से चेंज करी है पिछले 30 या 20 सालों के अंदर कि ज़्यादातर लोग दुबई में ही जाकर जॉब करते हैं, दुबई में ही घूमने चले जाते हैं, और दुबई में ही उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहता है अगर जाना हो किसी कंट्री के अंदर। हाँ, थाईलैंड वगैरह भी जाते हैं लोग, लेकिन दुबई का स्वैग ही अलग है। लेकिन यहाँ पर वो अब एक और चीज़ करने वाले हैं जो कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी शायद सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है, लेकिन वो खेतीबाड़ी को ही अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं। 2025 में इसकी शुरुआत करेंगे, जहाँ पर 10,000 वर्कर लगेंगे, यानी कि 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। और इसी के साथ साथ 2030 में जब ये तैयार हो जाएगा तो ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसको बेस्ट रूरल विजिटर अट्रैक्शन बताया जा रहा है, जो कि किसी भी देश के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। तो ये है एक नया एग्री टूरिज्म दुबई के अंदर, जो कि जल्द ही शुरू हो जाएगा कुछ सालों बाद। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज कर देते हैं कमेंट के अंदर। अगर किसी क्रिएटर के बारे में कुछ कहना है तो भी कमेंट में लिख देते हैं, अगर किसी बंदे जिसने कमेंट कर रखी है उसी को कुछ जवाब देना है तो उसके बारे में कुछ कह देते हैं। तो ये सारी गाली गलौज तो होती रहती है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको वार्निंग भी दी जाएगी कि भैया काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हो, ले एक टेम्परेरी बैन ले ले, मतलब एक दिन के लिए आप कमेंट नहीं कर पाओगे अगर ऐसी वल्गर कमेंट करते हुए पकड़े जाते हो तो। दोस्तों दुनिया का पहला अटेम्प्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का फेल हो चुका है। दरअसल ये चाइनीज कंपनी लैंड स्पेस करवाना चाहती थी, जो कि स्पेस एक्स को डायरेक्ट ही टक्कर देना चाह रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कम कॉस्ट के अंदर दूसरों की सैटेलाइट को पहुंचा सकते हैं स्पेस में, क्योंकि यहाँ पर मीथेन का यूज किया जा रहा है। लेकिन ये मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट पहुंच नहीं पाया, सेकंड स्टेज के अंदर ही इसको दिक्कत आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिलहाल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पहला अटेम्प्ट करते करते ये पहुंच ही जाएंगे स्पेस में। दोस्तों कल हम यूनिवर्स की बातें कर रहे थे, स्पेस की बातें कर रहे थे और अपनी गैलेक्सी की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ ओशियन की, यानी कि समुद्र की,
तो वो हमारी पृथ्वी का 71% है। और समुद्र की वजह से इस धरती के ऊपर पानी मौजूद है और इसको कितना ज़्यादा हमने एक्सप्लोर किया है, वो सिर्फ 5% ही किया है। मरियाना ट्रेंच जो कि 11 किलोमीटर डीप है, उसको किसी ने कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है? कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ पर कई सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि समुद्र के अंदर डूब चुकी है, जैसे कि 5000 साल पुरानी ग्रीस के अंदर एक सिटी हुआ करती थी पेलोपेट्री, जो कि समुद्र के अंदर समर्ज हो चुकी है। और इसी तरीके की कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि समर्ज हो चुकी हैं। क्या पता एक दिन हम उन्हीं को ढूंढ लें, लेकिन अभी तक सिर्फ हमने 5% ही समुद्र एक्सप्लोर किया है। और यहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर एक नया लॉ पास हो चुका है, जिसके अंदर वो न्यूजीलैंड को टबैको फ्री बनाना चाहते हैं। सिगरेट, तंबाकू वगैरह ये सब बैन होने जा रहा है। वहाँ पर जो भी बंदा जनवरी 1, 2009 के बाद में वहाँ पर पैदा हुआ है, वो सिगरेट वगैरह नहीं पी सकता और टबैको यूज़ नहीं कर सकता। और ये 2023 से ही लागू हो जाएगा और 2025 तक ये चाह रहे हैं न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बनाना। और यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके अंदर फरीदाबाद का एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जिसको डायरेक्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ही पकड़ा है घूस लेते हुए। जहाँ पर इसने 10,000 रुपये मांगे थे किसी बंदे से, उसकी भैंस चोरी हो गई थी उस केस के अंदर, जहाँ पर 6,000 तो बंदे ने पहले दे दिए थे, 4,000 अब दिए। जिसके बाद में जैसे ही उसको 4,000 लेते हुए पकड़ा गया, इसने फटाफट से वो नोट खा लिए ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन फिर भी इसको पकड़ तो लिया गया था। बाद में इसे हॉस्पिटल ले जाके देखा गया कि भैया क्या निकलता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर पता लग जाएगा कि क्या है पेट के अंदर।